नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में शुरू करेंगे दो मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषताएं। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में इसकी रचना बताई थी कि किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं RF की मदद से। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें जो पहचान है वो पहचान इसकी सबसे बड़ा लक्षण ये है कि नंबर 1, इसमें समत्व शंकु वृत्त सकेंद्र वृत्तों के समान दूरी के अंतर पर खींचे गए चाप होते हैं। तो अर्थात इसमें जो अक्षांश हैं वो चाप के रूप में है और इनका सेंटर पॉइंट 1 होता है, और जो सेंटर पॉइंट 1 होता है वो होता है उसका केंद्र। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सभी देशांतर रेखाएं शंकु के शीर्ष से खींची गई सरल रेखाओं के रूप में होती हैं। जैसे कि हम ग्लोब में देखते हैं कि देशांतर रेखाएं वक्राकार हैं, परंतु आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें देशांतर रेखाएं वक्राकार ना होकर शंकु के शीर्ष से खींची गई बिल्कुल सीधी रेखाएं होती हैं, जैसे कि मैंने आपको रचना विधि में भी इस चीज़ को समझाया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें, इस प्रक्षेप में ध्रुव एक चाप के द्वारा प्रकट होता है, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा कि सारे अक्षांश हैं वो चाप के रूप में हैं, तो 90 डिग्री भी चाप के रूप में प्रकट होता है, जबकि वास्तविकता में ग्लोब के ऊपर 90 डिग्री होता है बिंदु के रूप में। अर्थात जितने भी ध्रुव हैं, जितने भी 90 डिग्री अक्षांश हैं, वो सब के सब एक बिंदु के या ध्रुव के रूप में प्रकटित होते हैं। परंतु शंक्वाकार प्रक्षेप का सबसे बड़ा जो पहचान बताई गई है इसमें वो है कि ये दो अक्षांश में चाप के द्वारा प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट आप इस तालिका में देखें, नेक्स्ट विशेषता है प्रक्षेप में ध्रुव एक चाप द्वारा प्रकट होता है। साथ ही साथ अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर या 90 डिग्री पर ही काटती हैं। प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 40 डिग्री अक्षांश लिया। इस 40 डिग्री अक्षांश पर अगर हमारा देशांतीय विस्तार 60 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पश्चिम है तो सबके बीच का अंतराल एक समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई 40 के बाद अगर 60 पश्चिम है तो अंतराल बढ़ जाए, या 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री है तो अंतराल कम हो जाए, बल्कि सभी में अंतराल क्या रहता है, इसमें एक रहता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है। जैसे कि अक्षांश पर हुआ और उसी तरीके से देशांतरों पर भी यही है। आप कोई सा भी एक देशांतर ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 40 डिग्री देशांतर लिया है। इस 40 डिग्री पर अक्षांशों के बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुख्यतः जो विशेषता है उस जिसको कि हम पहचान सकते हैं, तो दो ही चीज़ों से पहचान सकते हैं। नंबर 1, देशांतर रेखाएं सीधी सरल रेखाएं हैं। नंबर 2, अक्षांश रेखाएं चाप के रूप में प्रदर्शित हैं। और नंबर 3, ध्रुव भी इसमें चाप के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की या गुणधर्म की। दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक मानक अक्षांश से बिल्कुल अलग हैं। सब कैसे अलग हैं? नंबर 1 बात करेंगे, दोनों मानक अक्षांशों पर तो मापनी शुद्ध होती है, जबकि एक मानक में क्या था कि मापनी केवल एक ही मानक अक्षांश पर शुद्ध थी। अब दो मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध हुई, जैसे कि आपके जो डायग्राम था उसमें हमने 40 डिग्री और 60 डिग्री मानक अक्षांश लिए थे। इसका मतलब दोनों पर मापनी शुद्ध थी। तो इन दोनों के बीच के मध्य भाग में शुद्धता पाई जाएगी, चाहे वो आकृति की शुद्धता हो, चाहे वो क्षेत्रफल की शुद्धता हो, चाहे वो दिशा की शुद्धता हो। परंतु जैसे जैसे इन दोनों मानक अक्षांशों से हम उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके प्रक्षेप में अशुद्धियाँ बढ़ती चली जाएंगी। समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। समस्त देशांतर रेखाओं पर क्या बताया गया, इसमें मापनी की शुद्धता पाई गई है। नेक्स्ट है, चूँकि केवल मानक अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं पर ही मापनी शुद्ध होती है। अब हमने पहले बताया मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध है, समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ,
ना तो ये प्रक्षेप में आकृति सही आ रही है और ना ही इसमें क्षेत्रफल सही आ रहा है, अर्थात ना तो ये यथाकृतिक है और ना ही समक्षेत्र है। और इसी के आधार पर नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि इस प्रक्षेप में 2 मानक अक्षांश है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अतः यह एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप की तुलना में अधिक शुद्ध माना गया है। तो इसकी तुलना में क्या है, ये शुद्धता इसमें बहुत अधिक नहीं, बहुत अधिक तो हम नहीं कहेंगे, तुलनात्मक रूप से इसमें शुद्धता अधिक पाई गई है। इस प्रक्षेप पर समस्त संसार का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। भाई क्यों नहीं बनाया जा सकता इसमें समस्त संसार का मानचित्र? क्योंकि इसमें हम कल्पना करते हैं कि जो शंकु है वो ग्लोब के ऊपर क्या है, टंगा हुआ है, उसके ग्लोब को उसने कवर कर रखा है। तो शंकु की जो आकृति है वो केवल ग्लोब के एक भाग को ही कवर कर सकती है। अगर उसको पृथ्वी के दोनों भागों को कवर करना है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उसको उसके नीचे दोनों तरफ शंकु लगाने होंगे। इसका मतलब उसको 2 शंकु की जरूरत पड़ेगी। परंतु हमें जो भी प्रक्षेप बनाने, किसकी सहायता से बनाने, एक शंकु की सहायता से ही प्रक्षेप बनाने। इसलिए इसमें एक साथ समस्त मानचित्र का निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए दोनों गोलार्धों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह प्रक्षेप उपयोगी नहीं पाया गया है। केवल आप उत्तरी गोलार्ध का अध्ययन कर रहे हो तो उसके लिए उत्तरी गोलार्ध के लिए ही आपको शंकु रखना पड़ेगा, और दक्षिणी गोलार्ध का अध्ययन कर रहे हो तो उसके लिए आपको दक्षिणी गोलार्ध पर शंकु को स्थापित करना पड़ेगा, तभी ये आपका प्रक्षेप सही बन पाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें ध्रुव को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्यों भैया, क्यों इसमें नहीं किया जा सकता? क्योंकि ध्रुव एक चाप के द्वारा प्रकट होता है, और जब ये चाप के द्वारा प्रकट होता है तो ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेप बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इस प्रक्षेप को हम केवल